हेलो फ्रेंड। मैं हूं मरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉर्ट एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पे मैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। और इस वीडियो में मैं मॉडर्न हिस्ट्री को डिकोड किया हूं, जो कि जो मॉडर्न हिस्ट्री को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको मैंने 8 सेगमेंट में डिवाइड किया है, उसका ये 6 पार्ट है और 2 या 3 पार्ट और बचे हुए हैं इसमें। तो इस 6 पार्ट में 1918 से लेकर 1939 के बीच जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए थे, जिसको फेज 2 मूवमेंट कहा जाता है, उस मूवमेंट के दौरान कौन कौन से इंसिडेंट हुए और किस किस इंसिडेंट को यूपीएससी अपना फेवरेट एरिया समझता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बनाया है, उसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को के माध्यम से डिकोड किया है और ये बताने की आप लोगों को कोशिश किया है कि आप समझें कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। जैसा कि आप लोग पॉलिटी का जो मैंने डिकोड किया है उसमें आप लोगों ने देखा है, वैसे मैंने मॉडर्न के बाकी जो 4-5 वीडियोस जो बनाए हैं डिकोड करके, उनको भी आपने देखा होगा। और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं मॉडर्न के इस एरिया वाले पार्ट को कवर अप कर रहा हूँ इसमें। और इसमें देखिएगा, आप लोग को देख के समझ में आएगा। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैंने इस पूरे यूपीएससी के पेपर को और यूपीएससी के एग्जाम को डिकोड कर दिया है, जो कि बहुत हद तक आप लोगों को श्योर शॉर्ट लगने लगेगा जब आप प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार जिनका फर्स्ट रैंक आया, शुभम कुमार, जो कि बिहार के कटिहार जिला के रहने वाले हैं, उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गेन की। पहले अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में उनको डिफेंस सर्विस मिला था। एंड 3rd अटेम्प्ट में ही गॉट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो 2 साल उनको लगे, इन 2 सालों में उन्होंने इस एग्जाम को डिकोड किया, समझा। वैसे ही मैं बताता हूँ कि इस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे सिंपल तरीका है और सबसे बेस्ट वे है कि पहले इस एग्जाम को समझे। और उस एग्जाम को मैं पिछले अपने 8 सालों के फेल्योर में अब जाके समझ पाया हूँ। और उस समझ के साथ मैं आप लोगों के साथ आज मैं डिकोड करके आंख के सामने दिखा रहा हूँ कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इस सीक्वेंस को बढ़ाते हुए मैंने ये सीरीज चला रहा हूँ और मैं प्रीलिम्स मेंस को पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। पूरा का पूरा जितना कोर्स है पूरा का पूरा मैंने डिकोड कर दिया है। और इस मेथड को मैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड कहता हूँ या श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से मैं सिलेबस और एग्जामिनर के माइंड को पकड़ता हूँ और फिर मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, जैसा कि मैं और भी वीडियोस में बताया हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप पहले इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद से इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, जहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन मैंने स्क्रिप्टेड फॉर्म मेरे वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसी श्योर शॉर्ट एकेडमी नाम से वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाके इसके प्रिंट आउट को प्रिंट कर लें और फिर जैसे कि मैंने रिसोर्सेज भी बता रखे, फिक्स रिसोर्सेज, उस रिसोर्स पे जाके आपको वहां से उस चैप्टर को पढ़ना है और वहां पे अंडरलाइन कर लेना है जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तो हुआ कि आपका प्रिपरेशन भी होगा और आपका रिसोर्सेज भी कंसोलिडेशन होगा, और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी और बहुत अच्छा जाके आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम। ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो को अभी मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहां पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए। तो ये है, मैंने इसका नाम दिया है नेशनल मूवमेंट सेकेंड पेज, जो कि एनसीईआरटी में भी यही नाम दिया गया है, स्पेक्ट्रम में भी यही नाम दिया गया है, जिसको गांधी फेज 1918 से लेकर 1939 कहते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का 2011 से 20, उसके बेसिस में इसको डिकोड किया। एग्जामिनर को माइंड को पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका यही है और बेस्ट तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें और फिर समझने की कोशिश करें कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे 2011 में क्वेश्चन आया हुआ कि व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी
टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन अ बिहाफ ऑफ पीजेंट ऑफ खेड़ा। अब मैंने जैसे कि बोला है, महात्मा गांधी के टाइम में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था, अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था, इन तीनों सत्याग्रहों से यूपीएससी अल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछता है। तो इन तीनों को आपको तैयार कर लेने, जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में जो 1905 से 1918 वाले वीडियोस थे, उनमें महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन था, मैंने वहां पे पुट डाउन कर दिया था। उसको मैं यहाँ भी रख सकता था क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड था। तो आप देखेंगे कि वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, चंपारण से पूछ दिया, खेड़ा से पूछ दिया गया, एंड देयर इज हाई चांसेस कि इस बार या अगले बार अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, वहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ, या इन्हीं से पूछे तो और इम्प्रोवाइज करके पूछेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है कि या तो वो पूछे हुए क्वेश्चंस को और इम्प्रोवाइज करके पूछता है, या उसके आसपास के एरिया को पूछता है क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे कि ये पहला क्वेश्चन जो है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है कि किसके बिहाफ पे, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का क्या रीजन था खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने का। तो रीजन ये था कि द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिस्पाइट द ड्रॉट। उस समय खेड़ा के 1918 के टाइम में खेड़ा एक जगह है जहाँ पे सूखा हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ के लैंड रेवेन्यू को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड नहीं किया था, जबकि ऐसा लिखा गया था लॉ में कि जब ऐसे सूखे आएंगी तो गवर्नमेंट उनको इवन सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, डिस्पाइट इंस्टेड ऑफ आस्किंग रेवेन्यू फ्रॉम देयर कल्टीवेशन। सूखा में नुकसान होता है तो उसकी जगह उनको देना चाहिए, तो उल्टे मांग रहे थे। तो उस सिचुएशन के टाइम में गांधी जी ने वहां पे खेड़ा सत्याग्रह किया था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। तो ये केवल पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू द इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन द गुजरात। नहीं, ये नहीं, परमानेंट सेटलमेंट तो बहुत पुरानी घटना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम का है, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये देखिए कि हर साल क्वेश्चन है, 11-12 से लेके 20 तक हर साल क्वेश्चन है। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। एक देखिए क्वेश्चन और आया है, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट एम्ड, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, सब कोई जानता है। बहुत इजी क्वेश्चन है 2012 में, क्योंकि देखिए यूपीएससी का टफनेस धीरे धीरे बढ़ते आए, 11, 12, 13 तक तो इजी क्वेश्चन था, 14, 15, 16 के बाद क्वेश्चन टफ बढ़ते गए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि रॉलेट एक्ट का पर्पस क्या था, एम्ड क्या था। तो वो था इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल। बिना किसी ट्रायल के इम्प्रिजमेंट किया जाता था इस रॉलेट एक्ट के तहत, जो कि एक सेडिशन एक्ट आया था, सेडिशन कमेटी आई थी, सेडिशन कमेटी के बिहाफ पे रॉलेट एक्ट बनाया गया था, और उसमें देखा गया था कि देशद्रोह का आरोप लगा करके बिना किसी ट्रायल के उनको डायरेक्ट ही जेल में भेज दिया जाए, बिना किसी ट्रायल के। तो ये थोड़ा सा गलत एक्ट था, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो इसके खिलाफ जो था ये था ये एक्ट। अब इसके एक्ट के बारे में आप जाकर पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चंस आएंगे और आते हैं। अब देखिए इसी एक्ट के इंसिडेंट के टाइम में रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद क्या हुआ, जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद से एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था गदर, और वो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एक दूसरे के आसपास का एरिया का है। मैं कहता हूँ या तो क्वेश्चन उसी को इम्प्रोवाइज करके यूपीएससी पूछता है, या उससे एसोसिएटेड आसपास के जो भी इंसिडेंट या एरिया होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इस तरह से तैयार करना है। गदर मूवमेंट के बारे में भी सिंपल इजी क्वेश्चन पूछा कि क्या था, तो एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था जिसका हेडक्वार्टर क्या था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मैंने कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़े हुए हैं ताकि आप लोग
जब इसको पेपर को प्रिंट आउट करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए स्पेस मिल जाए। तो ये इसी तरह से मैंने इसको स्ट्रक्चर भी किया है ताकि आपको स्पेस मिल जाए और थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल्स आप लिख लें। अब जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि गदर मूवमेंट के लीडर कौन थे, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से मेंबर थे, ये सारी चीजें आप तैयार करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो सॉरी कॉल आ गया था, ये आई थिंक डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन इसको क्या करेंगे आप लोग तैयार कर लेंगे यहाँ आसपास के जो भी एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 में ही एक और क्वेश्चन, इसका मतलब 11 में 2 क्वेश्चन आए। देखिए क्वेश्चन क्या है। महात्मा गांधी said that some of the deepest conviction were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? अब ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने एक किताब पढ़ी थी और उस किताब ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो उस किताब से क्या गांधी जी ने सीखा था, ये बात पूछी। अब ये क्वेश्चन जो है ये ना एनसीईआरटी में है, ना तमिलनाडु में है, ना स्पेक्ट्रम में। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, लेकिन गांधी जी से एसोसिएटेड था। एंड आई थिंक ये या तो न्यूज में रहा होगा तभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। या तो न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल में रहा होगा, मैंने उतना रिसर्च नहीं किया इसमें, तभी क्वेश्चन यूपीएससी क्वेश्चन पूछने का यही तरीका है, या तो उस अपने बुक के या सिलेबस के आसपास की चीजें, या तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि न्यूज में रही हो या न्यूज़पेपर द हिंदू में आई हो और कोई बात डिबेट छिड़ा हुआ हो, तो हो सकता है कि या किसी आर्टिकल किसी राइटर ने अच्छा कॉलम लिखा हो तो वहां से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। ये तरीका है यूपीएससी का पूछने का, चाहे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, करंट टाइम का क्वेश्चन हो, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन, जो कोई भी। तो इस क्वेश्चन को हम टफ क्वेश्चन में मान सकते हैं क्योंकि इट इज नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द बुक। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा बी, द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। किसी एक व्यक्ति की भलाई तभी पॉसिबल है जब आसपास के सारे लोगों की भलाई हो रही हो। मतलब कलेक्टिव अगर सोसाइटी की पूरी भलाई हो रही हो तो किसी एक व्यक्ति की भलाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। और ये शायद सीखा था गांधी जी ने, इसीलिए उन्होंने पूरे सोसाइटी को एट लार्ज को उन्होंने एक जैसा मानते थे, चाहे अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, या लोअर क्लास पीपल, या लेबर क्लास जो भी हो, प्रेजेंट क्लास जो भी। 2012 में एक और क्वेश्चन, मतलब देखिए 2 सालों में 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द 7 प्रोविंस इन 1939 बिकॉज, क्यों रिजाइन कर दिया 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने। तो इसका आंसर जो है डी है इस ऑप्शन में, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री, ये गलत स्टेटमेंट है। इमरजेंस ऑफ लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉसिबल, ये भी स्टेटमेंट गलत है। देयर वर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस इन देयर प्रोविंसेस, ये भी गलत है। कांग्रेस की जो उन्होंने रिजाइन किया था 1939 में, उसका रीजन ये था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो है वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करें, और कांग्रेस के बिना परमिशन के ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व कर दिया था और इंडियंस आर्मी को यूज करने लग गई थी, ठीक है ना। इस रीजन से कांग्रेस ने रिजाइन किया था। अब चूंकि इसमें आंसर दिया नहीं है तो इसलिए इसका आंसर दिया डी, देयर इज हाई चांसेस कि, अब ये भी एक तरीका है कि यूपीएससी के माइंड को पकड़ने का। मैंने देखा है कि जिस क्वेश्चन में यूपीएससी को आंसर नहीं मिला या नॉन ऑफ दीज स्टेटमेंट रहा है, उस क्वेश्चन को फिर से उसका सही आंसर जानने के लिए यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो ये क्वेश्चन बना सकता है। ये आंसर आपको तमिलनाडु में भी मिल जाएगा और आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम और तमिलनाडु दोनों को हम लोग रेफर कर सकते हैं अपने इस प्रिपरेशन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला, लेकिन मैंने बेस बोला है कि आपका मेन बुक रहेगा आपका, ठीक है ना, मेन सोर्स रहेगा आपका तमिलनाडु, एंड सप्लीमेंट्री बुक रहेगा स्पेक्ट्रम। 2013 में नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन देखिए पूछा गया, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए
द पीपुल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन 1927। 1927 में साइमन कमीशन के आने का सारे लोगों ने, इंडिया के लोगों ने विरोध किया था। इसका क्या कारण था? इसका कारण था देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आए हुए थे ये, क्योंकि ये 1927 में आया। 1919, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई। अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929 जो आने वाली थी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या बदलाव किए जाएं, उसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। और उस कमीशन का विरोध किया गया इंडियंस के द्वारा, बिकॉज क्योंकि उस कमीशन में किसी भी इंडियन को लिया ही नहीं गया। अब भाई इंडियन के लिए, इंडिया के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने जा रहे हो और बिना किसी इंडियंस के ओपिनियन के ले रहे हो, बिना किसी इंडियन मेंबर के ले रहे हो, तो आप कैसे इंडिया के फेवर में आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करोगे? ये सब रीजन था। इस वजह से क्या हुआ कि इसका विरोध किया गया था। अब ये साइमन कमीशन इज इम्पोर्टेंट। इसी कमीशन के बेसिस पे जो रिकमेंडेशन दिया गया था, उसी कमीशन के बेस पे 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो ये काफी अच्छा इंसिडेंट है, और इसके बारे में स्पेक्ट्रम में भी और यहाँ पे तमिलनाडु में भी दिया है। तो दोनों को आप कंबाइन करके तैयार कर लेंगे, वहां पे इंफॉर्मेशन अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है ना? अब देखिए, अब 1927 में साइमन कमीशन आया और इन्होंने कहा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हो, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉर्म कर सकते हो, पॉलिसी नहीं बना सकते हो, इसीलिए हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे, मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने एक रिपोर्ट लेके आए और उन्होंने कहा कि मैं एक रिपोर्ट लाता हूं, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया था, और 1928 में उस रिपोर्ट को पेश किया गया। उसी से क्वेश्चन, अब मतलब देखिए, मैंने कहा ना कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, या तो उससे क्वेश्चन पूछे, उसी का इम्प्रोवाइज करके, या उसके आसपास के एरिया से क्वेश्चन बना के पूछे। तो उसके जस्ट एरिया है कि उनके उसके जस्ट नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ कि नेहरू जी ने मोतीलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट पेश किया, तो उस रिपोर्ट के बारे में पूछ दिया, with a reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following were recommended by the Nehru report? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा क्या क्या रिकमेंड किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिपोर्ट में 3-4 पॉइंट है जिनको आप जाके तैयार कर लेंगे। तो इस रिपोर्ट को खुद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने भी डिनाई किया था और इसका सपोर्ट नहीं किया था। आप पढ़ेंगे तो तमिलनाडु में भी मिल जाएगा और आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, नहीं, ये नहीं मांगा था उन्होंने कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन माइनॉरिटीज, फॉर माइनॉरिटी, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के लिए इन्होंने बात कही थी। उसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट किया था। इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका अपोज किया था। वो कहते थे कि नहीं, अलग अलग होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। अ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपुल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, उन्होंने फंडामेंटल राइट की बात कही थी उसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। और 3-4-5 पॉइंट्स हैं, उसको जाके तमिलनाडु को पढ़ेंगे आप, तो उन 3-4 पॉइंट्स को याद रख लेंगे और उसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है ना? और नेक्स्ट देखिए, ठीक उसके जस्ट बाद 2012 में ही क्वेश्चन पूछ दिया गया। देखिए 2012 में 3 क्वेश्चन हो गए, आप देख पा रहे हैं इसी चैप्टर से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। मतलब 100 में 3 क्वेश्चन आप किसी एक ही एरिया से, एक ही टॉपिक से आ जा रहा है क्वेश्चन, तो समझ सकते हैं कि उस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है इस एग्जाम के लिए। ये तभी आप समझ पाएंगे जब एग्जाम के क्वेश्चंस को इस तरह से आप डिकोड कर पाए, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं ना? तो द क्वेश्चन है कि लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। बिकॉज क्योंकि कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहली बार कांग्रेस ने कहा कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम तुम्हारे अंदर अब रह के काम नहीं करेंगे। 1916 में जो स्वराज की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने,
तो उस समय जो उन्होंने कहा था, तो उस समय जो तिलक जी ने कहा था स्वराज का मतलब कि हम अपना स्वयं का राज चलाएंगे लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में। लेकिन ये कहते नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमारे ऊपर कोई चाहिए नहीं, हम कोई ब्रिटिशर्स के रूल नहीं चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं 1929 में। और 26 जनवरी 1930 को ये डेट भी घोषित कर दिया गया आज़ादी के लिए। और उसी 26 जनवरी को, क्योंकि आज़ादी तो हमें 26 जनवरी को मिली नहीं, तो उस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वो डेट वहीं से पिकअप किया गया। ये भी एक क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, अगर पूरा हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपको पूरा हिस्ट्री तो एक सिलसिलेवार में पढ़ना है, लेकिन फिर से इन टॉपिक्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहे। ठीक है ना। तो इंसिडेंट को याद रखने का तरीका यह है, हिस्टोरिक को पहले क्रोनोलॉजिकल में पढ़ना है, तमिलनाडु को पूरा बुक पढ़ेंगे, आपका स्क्रीन थ्रू हो जाएगा। उसके बाद से ये जो टॉपिक जो मैं बताता हूँ, जो सेगमेंट बता रहा हूँ, इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने हैं और समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। बाकी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, द रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन, ऐसा नहीं कुछ, टू नेशन थ्योरी का तो उस समय अभी कंसेप्ट ही नहीं आया था 1929 में, गलत स्टेटमेंट है। और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स तो ये सेकेंड पे शुरुआत में थे एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स, 1929 में तो कोई था ही नहीं, तो ये गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। केवल और केवल ए ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है ना। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मोमेंट बिकॉज, ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं 2012 में क्वेश्चन पूछा गया और सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट होके आ गया एज इट इज 2014। अब लोग कहते हैं यूपीएससी रिपीट नहीं करता है, तो ये क्या है? ये उसी के क्वेश्चन को ही तो डिकोड करके मैं बता रहा हूँ, ये रिपीटेशन नहीं है तो क्या है बताइए, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप समझेंगे, माइक्रो एनालिसिस जो मैंने किया हुआ, डिकोड किया हुआ है, इस डिकोडेशन से मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ कि देखिए यूपीएससी रिपीट करता है वो बहु क्वेश्चन। वही तो क्वेश्चन है कि क्या रीजन था, और उसी सेशन के बारे में लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। एंड द आंसर क्या है? अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एज अ गोल ऑफ द कांग्रेस। वही तो है कि कांग्रेस पास रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, वही ऑप्शन देखिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका मतलब ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट है। अब इस सेशन के लीडर कौन थे, किसके चेयरमैनशिप में था, और क्या क्या थोड़ा सा आसपास की चीजें आप जाकर तैयार कर लेंगे, और ये तो आपको पता ही चल गया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो याद भी हो जाएगा आपको। क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट में जब पढ़ते हैं तो चीजें याद हो जाती हैं और याद रहेंगे दिमाग में। ठीक है ना। बाकी ऑप्शंस जो हैं उनको आप देख लेंगे और उन ऑप्शन से अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको तैयार कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन, नहीं, ये डिसीजन गांधी जी ने लिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आरटीसी के बारे में थोड़ा सा आप जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, देखिए 14 के बाद 17 में क्वेश्चन है, A Trade Dispute Act of 1929 provided for, इसका मतलब एक ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया था 1929 में ही, वो किस लिए था? अब चूंकि देख रहे थे कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी लाहौर सेशन से, तो गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 एक पास किया, जिसमें ये थोड़ा सा लोगों का फेथ जीतने की कोशिश किया, और उसमें एक सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स बनाया। इसका आंसर हो जाएगा डी, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक। ये स्ट्राइक जो लोग करते हैं उनको बैन कर दिया जाए, और एक ट्रिब्यूनल्स बना दिए जिसमें आप अपनी जाके सुनवाई कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट जाके दर्ज करा सकते हैं। 2015 में एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, मैंने क्वेश्चन को ईयर वाइज नहीं रीअरेंज किया, मैंने क्वेश्चन को टॉपिक और सब टॉपिक वाइज रिवाइज इसमें रीअरेंज किया है, ताकि जैसे कि मैं आप लोग दिखा सकूं कि 12 में क्वेश्चन पूछेगा और 14 में क्वेश्चन पूछेगा, सेम क्वेश्चन पूछेगा,
सेम लाइन पे, सेम थीम पे, या इवन रिपीटेशन एग्जैक्ट हु क्वेश्चन पूछ दिया गया। उसी तरह से 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द टेंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। अब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था साबरमती में, और लेकिन ये पूछ रहा है कि उसी को पूरे इंडिया में हर जगह लोग अलग अलग एरिया में सॉल्ट लॉ को तोड़ रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि तंजोर कोस्ट जो है वहां पे किसने इसको लीड किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहते हैं, इन्होंने ब्रेक किया हुआ था। ये तमिलनाडु के बुक में कट कॉपी पेस्ट दिया गया है स्टेटमेंट, वहीं से क्वेश्चन पिकअप। ठीक है ना, वहां पे साल्ट लॉ जो भी दिया गया, साल्ट लॉ में रिलेटेड जो भी चीजें वहां पे दी गई हैं, उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वहीं पे दिया गया है। तो एक बुक में सब चीजें इंफॉर्मेशन रखी गई हैं, आपको केवल उस बुक को फॉलो करना है। 2012 में एक और क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी, अब देखिए 12 में कितने सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो 12 में एक ही साल में 4 क्वेश्चन आए। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। अब मैं 2012 में यहाँ दिखा रहा हूँ कि केवल और केवल इस 1918 से 1939 के बीच में, और भी मॉडर्न हिस्ट्री के एरिया है वहां से भी क्वेश्चंस। मतलब सोचिए कि केवल इस टॉपिक, सब टॉपिक से ही 4 क्वेश्चन अल्टीमेटली आ गया, तो बाकी एरिया से भी मिला के कितने, 10, 12, 13, 14 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, आमरण अनशन पे 1932 में महात्मा गांधी बैठ गए थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण था रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। ठीक है ना। 1932 में एक कम्युनल अवार्ड जो है, रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और उन्होंने कम्युनल अवार्ड इन्होंने अनाउंस किया, जिसमें ये कहा गया कि जो हिंदू, मुस्लिम और बाकी जो दूसरे लोअर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को अलग अलग वोटिंग राइट्स या अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था, कम्युनल राइट इस तरह का था। तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको अलग कर दिया था, अलग कैटेगरी बना दिया था, और कहा था कि उनको अलग वोटिंग राइट दिए जाएंगे, अलग कंसिस्टेंसी होगी। उसमें उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने आमरण अनशन पे बैठ गए। ये वाला रीजन था। तब इसके बारे में और डिटेल आप जाके पढ़ लेंगे कि ये पूछ सकता है अगली बार कि रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, वो क्या था कम्युनल अवार्ड और उसका क्या मतलब, कुछ भी पूछ सकता है इजी क्वेश्चन बना के। तो जाके आप उसको तमिलनाडु या स्पेक्ट्रम कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया गया, देखिए, गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अब गांधी और इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ था, वहीं सॉल्ट लॉ तोड़ने के बाद। यहाँ पे देखिए जो सॉल्ट लॉ है, देखिए अब यहाँ से सॉल्ट लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, 1930, 31, 32 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो वहां से आसपास के एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को एक पास रखे हैं कि 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब एक एरिया से ही क्वेश्चंस आसपास से मडरा के बनाए जा रहे हैं। यूपीएससी का हाथ बंधा हुआ, जाएगा तो जाएगा कहाँ से? ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका गांधी इरविन पैक्ट जो था उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई थी। तो इसमें था कि इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आरटीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस को इन्वाइट किया गया था, जिसमें गांधी जी गए हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस promulgated in a connection with a civil disobedience movement, जो सीडीएम जो गांधी जी ने चालू किया था, उस सीडीएम के अंतर्गत ही सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। और जो सिविल डिसोबियंस, मतलब कि हम डिसओबे कर रहे हैं आपकी लॉ को, हम लॉ को तोड़ रहे हैं, उसका विड्रॉल करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था ठीक है हम इसको विड्रॉ कर लेंगे। एंड तीसरा स्टेटमेंट है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेस। नहीं, ये ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन होगा। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट था है
कि रिलीज ऑफ दोज प्रिजनर्स हु आर नॉट चार्ज विद वायलेंस, मतलब बिना वायलेंस के चार्ज के भी जिनको अंदर किया गया है उनको जेल से रिहा किया जाए, ये गांधी जी ने मांग रखी थी। ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 4। और भी 4-5 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जाके आप उसको तमिलनाडु वाले एस्पेक्ट में देखिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 2020 में ही एक और क्वेश्चन हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच एक कॉमन बात क्या है, ये क्या है? उनका ये मानना था, द फाइनल गोल ऑफ स्टेट, द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेट सोसाइटी, द फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो कि स्टेटलेस हो। अब स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि बिना किसी गवर्नमेंट के प्रेशर के, बिना किसी गवर्नमेंट के सोसाइटी होना चाहिए, मतलब जिसको अपने मर्जी से रहना है रहे सोसाइटी में, कोई रूलिंग नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। ये एक कॉमन बात गांधीज्म और मार्क्सिज्म में देखी जाती है। इसके थोड़े से डिटेल्स हैं जो कि सोसाइटी जो 11th की जो मैं बताता हूँ कि 11th और 12th क्लास की सोशोलॉजी की भी बुक पढ़ने हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस पूछे जाते हैं, तो आप उसको तैयार करेंगे, ठीक है ना। और वहां से ही ये शायद पिकअप किया गया है, क्वेश्चन उसी में दिया गया है। बाकी थोड़े से डिटेल्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आते हैं, यहाँ पे दिया 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन। नेशनल सोशल कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, उसका पर्पज क्या था, रीजन क्या था? तो उसका पर्पज आंसर होगा इसमें बी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डिलिब्रेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच अ पर्पज। जो मेन आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो नहीं चाहता था कि वो पॉलिटिकल और सोशल दोनों काम करें, तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने एक अलग बॉडी बना दिया जिसको नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 2012 में 2015 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए उसी टॉपिक से आसपास रिलेटेड, ये भी सोसाइटी का जो चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी, वहां से क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क्सिज्म गांधीज्म वाला, और ये नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सोसाइटी वाले चैप्टर से हैं, तो वहां से आपको पढ़ने हैं उसको। वो मेंस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट, ज्यादातर वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बट प्रीलिम्स का भी 1-2 क्वेश्चन आपको वहां से ट्रेस हो जाएंगे। आपको मैं कहता हूँ 3 चीजें आपको जाननी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप समझेंगे कि सिलेबस को डिकोड कर पाएंगे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज क्या है, फिक्स रिसोर्सेज, जिसमें मैंने कुछ बुक्स बताए हैं, और उन्हीं बुक्स को आपको कितनी बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट पहला है, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ, इट एडवोकेटेड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड द इवोजन ऑफ टैक्सेस। नहीं, इसके बारे में तो नहीं कहता। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सोशल फॉर्म से रिलेटेड, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड बात करती थी, ना कि टैक्स रिविजन वगैरह से रिलेटेड। इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, नहीं, डिक्टेटरशिप के रिलेटेड से भी कुछ इसका वास्ता नहीं था। इट एडवोकेटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अ माइनॉरिटी एंड ऑपरेस्ट क्लास, नहीं, ये भी इनका मतलब नहीं था। ये क्यों एडवोकेट करेंगे भाई, अलग अलग माइनॉरिटी को और इलेक्टोरेट अलग अलग किया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। सोशलिस्ट पार्टी थी तो सोशल रिफॉर्म्स की बात करती थी। इसके तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी। अब यहाँ से लेसन क्या है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से क्वेश्चन फिर से बना सकता है यूपीएससी, क्योंकि उसको आंसर नहीं मिला, उसने नॉन ऑफ द एबव आंसर है। जिस क्वेश्चन का आंसर नॉन ऑफ द एबव है, उसका आंसर जानने के लिए यूपीएससी फिर से क्वेश्चन बनाएगा और बनाता है, मैंने देखे हैं क्वेश्चन।
यहाँ पे थोड़ा सीएसपी के बारे में मैंने डिटेल्स यहाँ पे थोड़ा सा था, डिटेल्स मेरे पास इंफॉर्मेशन विकिपीडिया से, तो मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2016 में आया हुआ है। 2016 का क्वेश्चन है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल 1919 वर रिलेटेड टू व्हाट। 1919 का जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड प्रपोजल था वो किससे रिलेटेड? इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। वेरी इजी क्वेश्चन 2016 में, वेरी इजी क्वेश्चन, डी इज द आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सोशल, एजुकेशनल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि हर 10 साल पे होने थे। तो 1909 में हुआ था, फिर 1919 में, फिर 1929 में होना था, 1929 में नहीं हुआ, लेकिन 1935 में हुआ। ठीक है, कुछ इंसिडेंट वगैरह, साइमन कमीशन वाला जो चीजें हैं। तो ये देखिए, अब देखिए 1919 का अब यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा है। 2016 में क्वेश्चन पूछा कि पर्पज क्या था। 2017 में फिर से क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी ने, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू व्हाट। अब उसी में एक डायरकी लाया गया था 1919 के एक्ट में, तो उस डायरकी का मतलब पूछ दिया कि क्या है। उस डायरकी का मतलब था अ डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी। वहां पे एक रिजर्व कैटेगरी और एक दो कैटेगरी बना दिया गया था उस समय। ठीक है ना, एक रिजर्व कैटेगरी बना दिया गया था और एक प्रोविंशियल कैटेगरी बना दिया गया था। तो उन दो कैटेगरी को जो है ये डायरकी कहा जाता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछते आया है। तो इसके जो मेन साइलेंट फीचर्स हैं मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, लेकिन इसका जो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक्ट है, स्पेक्ट्रम में भी है, तमिलनाडु में भी है, और आपके लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है उसमें भी है। कहीं एक से भी आप तैयार कर लेंगे और जो मेन पॉइंट्स है उसको तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। और ये बाकी जो कुछ डिटेल्स है मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन लगातार हर साल क्वेश्चन है, तो इस एरिया को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इस नेम टू स्वराज सभा। किसने अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा रख दिया? तो वो था ऑल इंडिया होम रूल लीग। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बुक में नहीं, ना ही स्पेक्ट्रम में है, ना ही तमिलनाडु में है, और ना ही आपके एनसीईआरटी में। लेकिन इस क्वेश्चन को लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? आप जानते हैं स्वराज्य की मांग कौन कर रहा है? होम रूल लीग ही स्वराज्य की मांग कर रहा है। तो स्वराज्य यहाँ पे देखें, स्वराज्य वर्ड यहाँ यूज किया गया है और स्वराज्य सभा कहा गया है। तो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो स्वराज्य से रिलेटेड बातें कर रहा था। तो इन चारों ऑप्शंस में केवल ऑल इंडियन होम रूल लीग ही था जो स्वराज्य की बात करता था। यहाँ पे आप एलिमिनेशन और अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं भी नहीं दिया गया। किसी दूसरे बुक में दिया गया तो हम सारे रिसोर्सेज को नहीं पढ़ेंगे। जितने फिक्स रिसोर्सेज हमने डिसाइड किए हैं उन फिक्स रिसोर्सेज में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है ना, बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और इस क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक अब इन क्वेश्चंस के डिकोडेशन के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मैं किस एरिया को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि उस एरिया को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन यूपीएससी लगातार पूछ रहा है, तो हम लोग को वहां से तैयार करने हैं। ठीक है ना, एंड आई थिंक मैं काफी इंसाइट्स आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं जैसे कि बहुत लोग मेरे को कमेंट में कह रहे थे कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। मैं अच्छे से पढ़ाता नहीं हूँ, मैं ये बताता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन कि ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा दे। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो मैं जरूर बता देता हूँ, और वही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि किसी को कोई ऑफिसर आईएएस नहीं बना सकता है, किसी को कोई भी आईएएस नहीं बना सकता है, कोई इंस्टीट्यूट और कोई मेंटर नहीं। वो जस्ट गाइड कर सकते हैं कि हाँ दिस इज द वे टू प्रिपेयर एंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह से इन रिसोर्सेज को, फिक्स रिसोर्सेज को यूज करके आप इस तरह से चीजों को तैयार कर सकते हैं। वही मेरा रोल है। मैं खुद भी अभी एस्पिरेंट्स हूँ, मैं कोई टीचर या मेंटर नहीं हूँ, मैं खुद भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
और मैं भी नेक्स्ट ईयर 2022 के अटेम्प्ट मैं भी देने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, उस रिजल्ट ने मुझे भी काफ़ी मोटिवेट किया है कि मुझे भी इस एग्ज़ाम को अब ज़्यादा नहीं टालते हुए इसी साल या उसमें 2022 में इस अटेम्प्ट को देना चाहिए। तो मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को मिसगाइड कैसे कर सकता हूँ? दिस इज़ ऑल्सो माई प्रिपरेशन पार्ट, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को गाइडेंस कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक प्रिपरेशन का पार्ट है, और मैं साथ में पढ़ भी रहा हूँ और आप लोगों को गाइडेंस भी कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। ये थोड़ा सा मेरे लिए हेक्टिक हो जा रहा है, काफ़ी ओवरलोड हो जा रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन कुछ बिजनेस भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, करते ही रहूँगा और आप लोगों को गाइड करते रहूँगा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि सर काफ़ी फैल जा रहा है, फैल तो गया है, क्योंकि मैंने टारगेट रखा था कि 23 में मैं दूंगा पेपर, 2023 में पेपर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे 22 में देकर इसको खत्म करना चाहिए। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया और मैं भी सफलता के लिए शायद तरस भी गया हूँ, बट मैंने थोड़ा सा होल्ड किया अपने आप को, और उस होल्ड में मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि किसी का सिलेक्शन इस वजह से ना रुकना चाहिए कि उसको मिस गाइडेंस मिला। क्योंकि जिनका फर्स्ट रैंक आया है शुभम कुमार का इस बार, वो थर्ड अटेम्प्ट में क्यों आया है? इट मीन्स ही हैज द पोटेंशियल टू क्रैक दिस एग्जाम विद द टॉप रैंक्स, बट ही कुड टेक 3 years फॉर दिस, ओनली बिकॉज वो 2 से 3 साल आपको उनको लगे इस एग्जाम को समझने में, और वो 2-3 साल किसी के बर्बाद ना हो, आप अच्छे पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो, उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें डिकोड करके गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू।